एमडी कैट बायोलॉजी बुक इफ़ेक्टिवली आज हम इस पर बात करेंगे। मैंने एंजाइम के चैप्टर से आखिरी पेज से एक डायग्राम उठाई है। इसके बारे में बात करेंगे कि एक डायग्राम को देख के या एक पैराग्राफ को देख के आप किस तरह अंदाज़ा लगाएंगे कि इसके मुतल्लिक़ एमडी कैट में क्या आ सकता है, किस तरह आ सकता है और किस तरह उसको तैयार करना है। सबसे पहले देखना है कि उस पर इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, फार्मूला वो आपने नोट कर लेना है। देखिए इस पर एंजाइम दिया गया है, उसका सबस्ट्रेट दिया गया है, उसका प्रोडक्ट दिया गया है और उसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर दिया गया है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो ये है कि द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स सक्सीनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड। इसका आंसर तो है सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये बहुत आसान भी पूछेगा और इस तरह मुश्किल में भी डाल देगा। स्ट्रक्चर देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबस्ट्रेट फॉर द सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो इसको कैसे करेंगे? इसके लिए आपको तीनों के स्ट्रक्चर याद करना पड़ेंगे, सक्सीनिक एसिड के, फ्यूमेरिक एसिड के और मेलानिक एसिड के। ये तीनों स्ट्रक्चर्स आपको फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए, क्योंकि वो एमसीक्यू पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड when succinic dehydrogenase acts on it। या ये पूछ सकता है कि which of the following structure is the competitive inhibitor of the succinic dehydrogenase। तो आपने इस स्ट्रक्चर पर टिक लगानी है। मैंने आपके सामने कुछ एमसीक्यूज़ की एग्जांपल दी है। जैसे आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज कहाँ पर मौजूद होता है। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमें पता है कि क्रेब्स साइकिल होती है। क्रेब्स साइकिल में ये रिएक्शन होता है, सक्सीनेट फ्यूमारेट में कन्वर्ट होता है। अब अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि फ्यूमारेट बनना बंद हो गया है तो क्या हुआ होगा, किस एंजाइम की इनहिबिशन हुई है, एटीपेज की, एटीपी सिंथेज की या सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज की। हमें पता है कि फ्यूमेरिक एसिड तब बनता है जब सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज सक्सीनिक एसिड पर एक्ट करे। तो जब फ्यूमारेट बनना बंद हो गया, इसका मतलब है कि किसकी इनहिबिशन हुई है, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज की। और ये कौन सी इनहिबिशन है, कॉम्पिटिटिव। दूसरा सवाल है, सक्सीनिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरिक एसिड बाय कौन सा एंजाइम। वो आपसे एंजाइम पूछ लेगा, तो इसका सीधा आंसर है सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज। कहाँ पर एक्ट करता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्रेब्स साइकिल के दौरान। अब तीसरा है, सक्सीनिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड डिफर्स इन। अब इसीलिए मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर ज़रूर याद करें। अब ये देखें, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम का फ़र्क है, मतलब कि 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फ़र्क है। इसमें सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, सक्सीनेट से 2 हाइड्रोजन निकाल के उसको फ्यूमेरेट में कन्वर्ट कर देता है। अब आगे है, मेलानिक एसिड इनहिबिशन बाय सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज कैन बी काउंटेड बाय। हमें किस तरह इसको टैकल कर सकते हैं। आपने कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का कंसेप्ट पढ़ा है कि इसको इनहिबिशन को ख़त्म करने के लिए हमें सबस्ट्रेट की मिक़दार को बढ़ाना पड़ता है। सबस्ट्रेट की मिक़दार को बढ़ाएंगे तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ख़त्म हो सकता है। सबस्ट्रेट क्या है, सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक एसिड को बढ़ाने से मेलानिक एसिड की इनहिबिशन ख़त्म करवाई जा सकती है। मेलानिक एसिड इनहिबिशन ऑफ सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज कैन बी काउंटेड बाय एडिंग मोर सक्सीनिक एसिड। अब इसी डायग्राम से आपसे वो कोई 20 सवाल पूछ सकता है। अब ये आप पर है कि आप इसको किस तरह करते हैं। मैंने आपको गाइड कर दिया।
अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब ये देखें, जहाँ पर भी स्ट्रक्चर मिले आपको वो पानी की तरह याद होना चाहिए। जैसे राइबोस का स्ट्रक्चर यहाँ यहाँ डीऑक्सीराइबोस, ये राइबोस, ये न्यूक्लियोटाइड। अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो कोई भी एमसीक्यूज उसके मतलब आप कर सकेंगे। जैसे कि एमसीक्यूज डाल देता है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डीऑक्सीराइबोस, अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो आप गिन लेंगे। पहले सी गिनते हैं, 1 2 3 4 5, 5 सी हैं, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसको काट दें। अब ऑक्सीजन गिनते हैं, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन है। ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, हमारे पास ये ऑप्शन रह गया। अगले एमसीक्यूज पे चलते हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन राइबोस शुगर। अगर आप, इसीलिए मैंने कहा कि स्ट्रक्चर आपको पूरी तरह आने चाहिए, मतलब कि उनको रट्टा मारना पड़ेगा आपको स्ट्रक्चर्स को। 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन और 5 ऑक्सीजन। यहाँ पर 5 ऑक्सीजन होगी। अगर यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस का पूछ ले तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन होगी, यहाँ पर 5 ऑक्सीजन। ये देखें, डिफरेंस ऑफ राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस अकर्स एट, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंस आता है। यहाँ पे OH होना चाहिए लेकिन नहीं है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। ऑफ O, ये तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब आगे मैंने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें देखें वापसी किस तरह। ये आपके सामने, ये आपके सामने डायग्राम है। ये देखें, अब इसको कैसे आपने एमडी कैट के लिहाज से देखना है। ये देखें, 5 एंड ऊपर लिखा है, 3 एंड नीचे लिखा है, मतलब कि 5 एंड पर फॉस्फेट है, 3 एंड पर OH है। तो ये भी आपसे एमसीक्यूज पूछेगा कि 5 एंड पे कौन सा ग्रुप है न्यूक्लियोटाइड का, 3 एंड पे कौन सा ग्रुप है न्यूक्लियोटाइड का। वो आपसे इस तरह का एमसीक्यूज पूछेगा। वो आपको 4 स्ट्रक्चर बना के दे देगा ऑप्शंस में न्यूक्लियोटाइड की, और इसमें तब्दीली कर सकता है वो फॉस्फेट में। वो फॉस्फेट को ऐसे बना देगा, डबल बॉन्ड अटैच कर देगा, वो फॉस्फेट को ऐसे बना देगा। लेकिन अगर आपने स्ट्रक्चर याद की होगी तो आपको पता होगा कि यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है और यहाँ पे एक नेगेटिव भी है। ये असल चीज़ है जो आपको एमडी कैट के बहुत फ़ायदेमंद होगी। अब ये देखें, बेस कहाँ पे अटैच है, ये पूछ सकता है आपसे। बेस कार्बन नंबर 1 पे, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड एक न्यूक्लियोटाइड के C3, एक न्यूक्लियोटाइड के C3, ये C3 है, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के C5 के दरमियान बनता है। ये बात तो आपको समझ आ गई। अब ये एमसीक्यूज मैंने एक और है, C3 ऑफ डीऑक्सीराइबोस अटैच टू फॉस्फेट थ्रू। C3 ऑफ डीऑक्सीराइबोस, C3 हमें पता है ये C3 है, लेकिन ये C5 है, उसने इसके बारे में पूछा है। C3 ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर इज अटैच टू फॉस्फेट ग्रुप थ्रू। फॉस्फेट का असल स्ट्रक्चर ये है, OH ऊपर, यहाँ पे O, यहाँ पे O, यहाँ पे O। ये देखें, यहाँ पे OH था, H इसका रिमूव हुआ, ये OH इसका गया, इन दोनों ने मिलकर वाटर बना दिया। तो वो आपसे ये पूछ रहा है C3 ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर इज अटैच टू फॉस्फेट थ्रू, फॉस्फेट के साथ किस ग्रुप के साथ अटैच होगी, तो वो OH ग्रुप के साथ की मदद से अटैच होगी। इससे 20 क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है, मैंने बस आपको 2 की मिसाल दी है। अब आगे चलते हैं। यहाँ भी स्ट्रक्चर्स के लिहाज से आपको पूरा
ये अगली स्लाइड खुल गई, 1 मिनट। ये देखें, आपको इसकी स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगी, मतलब कि 1 2 3 4 5 ये आपकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। अब आपसे एमसीक्यूज कैसे पूछेगा? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इनसाइड द रिंग ऑफ एडेनिन। अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो आप उसी वक्त बना के देख लेंगे। अब देखते हैं इनसाइड द रिंग, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 इनसाइड द रिंग। गुआनिन में 1 2 3 4, 4 इनसाइड द रिंग। यहाँ पे 1 2 2 इनसाइड द रिंग। नाइट्रोजन के एटम्स 1 2 2 इनसाइड द रिंग। नाइट्रोजन एटम 1 2 2 इनसाइड द रिंग नाइट्रोजन एटम्स। अगर वो आपसे पूछ ले आउटसाइड द रिंग तो फिर क्या करेंगे? आउटसाइड द रिंग के लिए यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, लेकिन यहाँ पे 0, यहाँ पे भी कोई आउटसाइड द रिंग नहीं है। वो आपसे कार्बन नंबर के बारे में पूछ सकता है कि कितने कार्बन है इसमें। वो आपसे डबल बॉन्ड के बारे में पूछ सकता है, कार्बन नंबर। डबल बॉन्ड के बारे में पूछ सकता है कि कितने हैं। वो आपसे ऑक्सीजन के बारे में पूछ सकता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर याद करना, इनको रट्टा मारना बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गए स्ट्रक्चर्स। अब आगे ये मैंने रिप्रोडक्शन से ये उठाया है। ये देखें, इसको गौर से देखें। ये हमें बता रहा है कि सेकेंडरी oocyte है जो, वो सेकेंडरी oocyte पहले जोना पेलुसिडा उसको कवर करती है, और फिर उसके बाद कोरोना रेडिएटा। सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा, फिर जोना पेलुसिडा और फिर सेकेंडरी oocyte। तो हम इसका सीक्वेंस पूछ सकता है कि विच इज़ करेक्ट सीक्वेंस। कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, फिर सेकेंडरी oocyte आता है। ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। कोरोना रेडिएटा सबसे बाहर आता है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सेकेंडरी oocyte इज डायरेक्टली अटैच्ड विद, डायरेक्टली अटैच्ड, तो उसका आंसर होगा जोना पेलुसिडा। कोरोना रेडिएटा के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होता, ये आप देख रहे हैं। ये सेकेंडरी oocyte है, ये जोना पेलुसिडा है, और ये कोरोना रेडिएटा है। ये सर अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट के चैप्टर से ये देखें, कोई भी ग्राफ आ जाए, सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसके एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, चाहे वो फिज़िक्स हो, बायो हो या केमिस्ट्री हो। एक्स एक्सिस पे इसके टाइम है और वाई एक्सिस पे मिली वोल्ट्स हैं। वो आपसे पूछेगा कि ईसीजी किस में मेजर करता है, मिली वोल्ट्स में मेजर करता है। वो आपसे पूछेगा कि वोल्टेज सबसे ज़्यादा किसकी होती है। वोल्टेज सबसे ज़्यादा वेंट्रिकल सिस्टोल की होती है, ये देखें। उसके बाद एट्रियल टी वेव की, मतलब, और उसके बाद पी वेव की। सबसे कम वोल्टेज किसकी होती है? एट्रियल सिस्टोल की। सबसे ज़्यादा वेंट्रिकल सिस्टोल की। आपको इससे अंदाज़ा, ग्राफ से अंदाज़ा हो रहा है। अब ये जो हर ग्राफ के नीचे ये बना होता है, ये पिंक लाइन जो लिखी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें, पी वेव अकर्स जस्ट प्रायर टू एट्रियल कंट्रैक्शन, ये एमसीक्यूज आ सकता है। डैश वेव अकर्स जस्ट प्रायर टू एट्रियल कंट्रैक्शन, पी वेव। क्यूआरएस वेव अकर जस्ट प्रायर टू डैश, क्यूआरएस वेव जस्ट अकर प्रायर टू वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये देखें, मैक्सिमम वोल्टेज ऑन द चेस्ट कैन बी डिटेक्टेड। क्यूआरएस की सबसे मैक्सिमम होती है और वो जस्ट प्रायर टू वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होता है, तो इसका ऑप्शन सी होगा।
पी वेव जस्ट अकर्स बिफोर, ये लाइन लिखी हुई है एट्रियल कंट्रैक्शन। विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग वोल्टेज? ये देखें, सबसे ज़्यादा वोल्टेज क्यू आर एस की है, उसके बाद टी की है, मतलब कि ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ईसीजी मेजर्स वोल्टेज इन मिली वोल्ट्स, या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज डिस्क्राइब्ड इन मिली वोल्ट्स वर्सेस सेकंड्स, ये आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा आपने खुद जायज़ा लेना है कि और क्या क्या एमसीक्यूज इससे बन सकते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब ये है कम्युनिकेशन के लिहाज से ये ग्राफ और उसके नीचे जो लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो टाइम पीरियड्स दिए गए हैं, एक है मिली सेकेंड 1 मिली सेकेंड और एक है 2 से 3 मिली सेकेंड। आपको इन दोनों में से डिफ्रेंशिएट करना है। ये देखें, फॉर अ मिली सेकेंड द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, सॉरी ये स्लाइड कहीं और चली गई। ये देखें सीक्वेंस, perhaps for a millisecond the inside of the membrane becomes positive relative to outside। मिली सेकेंड के बारे में जब पूछेगा तो ये कंसेप्ट होगा, जब 2 और 3 मिली सेकेंड के बारे में पूछेगा तो वो ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम है। मतलब वो डीपोलराइजेशन से लेकर रिकवरी तक का टाइम 2 और 3 मिली सेकेंड का है, लेकिन सिर्फ डीपोलराइजेशन का टाइम कितना है वो उसने मिली सेकेंड बताया है। तो ये दो आपको डिफरेंशिएट करने हैं। ये देखें, ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इससे आपको बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज पूछेगा इस पिंक टेबल से। रीपोलराइजेशन के दौरान ये देखिए, ये चौथा पॉइंट उसने रीपोलराइजेशन का दिया, चौथा पॉइंट ये के पॉजिटिव डिफ्यूज इज आउट, के पॉजिटिव डिफ्यूज इज आउट, पोटाशियम गेट ओपन होते हैं इसलिए डिफ्यूज करता है, सोडियम गेट तो वैसे ही क्लोज हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ये इनकरेक्ट है। सॉरी ये बार बार कहाँ चला जाएगा, के पॉजिटिव डिफ्यूज। इसके बाद इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, वही बात जो मैंने आपको बताई, इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन बिकम्स मोर पॉजिटिव आउटसाइड फॉर 2 और 3 मिली सेकेंड नहीं बल्कि 1 मिली सेकेंड के लिए। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेस्टिंग पोटेंशियल पोलराइज स्टेट को कहते हैं। तो वो आपसे ये एमसीक्यू पूछेगा कि न्यूरॉन इज नॉन कंडक्टिंग ड्यूरिंग, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि रेस्टिंग पोटेंशियल इज कॉल्ड, आपसे उल्टा करके पूछेगा कि न्यूरॉन इज नॉन कंडक्टिंग ड्यूरिंग पोलराइज स्टेट। डीपोलराइज स्टेट के दौरान वो कंडक्ट कर रही होती है। ये नीचे देखें, 2 और 3 मिली सेकेंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर ओनली डीपोलराइजेशन, ओनली डीपोलराइजेशन के लिए तो मिली सेकेंड है, ओनली रिपोलराइजेशन के लिए नहीं, बल्कि 2 और 3 मिली सेकेंड मैंने आपको पहले बताया यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम है। तो ये आपने टेबल खुद करना है, ये सारा जैसे मैंने आपको बताया, इनके आपने नोट्स बनाने हैं। तो ये आपको मैंने बताया कि किसी भी ग्राफ और उसके नीचे जो हेडिंग्स दी गई हैं उसको देख के कैसे आपने अंदाज़ा लगाना है कि किस तरह का एमसीक्यूज क्रिएट कर सकता है वो। जैसे यहाँ पे सोडियम गेट्स और रिकवरी में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, और यहाँ पे डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन में पैसिव ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होती है। एक्टिव के लिए पंप्स और पैसिव के लिए वो गेट्स यूज़ करता है। तो आपको ये पूछ सकता है गेट्स आर यूज फॉर द पैसिव ट्रांसपोर्ट या पंप्स आर यूज्ड फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह आपको चीज़ें याद रखनी है। अब आगे देखें, ये इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, अभी मैं आपको वाज़े कर देता हूँ।
ये फिर जो नीचे लिखा हुआ है इसको मैं फिर इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। ये जो टाइम ड्यूरेशन है इससे क्वेश्चन पूछता है। और ये जो डायग्राम है ये डायग्राम भी आपको दे सकता है, ये पूरी डायग्राम आपको दे सकता है। और ये कह सकता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा फेज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा फेज है, या यहाँ से यहाँ तक लेकर कौन सा फेज है। ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरी टाइप का वो पूछेगा कि मिनिमम थिकनेस कब होती है यूट्रस की। यूट्रस की मिनिमम थिकनेस ये आप देख रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन के दौरान मिनिमम थिकनेस, और सेक्रेटरी फेज के दौरान मैक्सिमम थिकनेस। मैक्सिमम थिकनेस या मैक्सिमम वेस्कुलराइजेशन। अब आपसे पूछेगा कि ये देखें, द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte इज टाइम टू कोइंसाइड विद थिकनिंग ऑफ द लाइन ऑफ यूट्रस। वो आपसे ये पूरी लाइन पूछ सकता है, या इसको उल्टा करके पूछ सकता है कि द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte इज टाइम टू कोइंसाइड विद विच फेज ऑफ फेज के बारे में पूछ सकता है। तो ये प्रोलिफरेटिव फेज हो गए, क्योंकि प्रोलिफरेटिव के दौरान यूट्रस की प्रोलिफरेशन हो रही होती है। अब ये देखें, वो आपको ड्यूरेशन पूछ सकता है, सेक्रेटरी फेज लास्ट फॉर, ये सेक्रेटरी फेज आपको याद करना पड़ेगा 13 to 27 डेज। वो पूछ सकता है प्रोलिफरेटिव, वो 3 से 13। वो पूछ सकता है मेंस्ट्रुएशन, वो 1 से लेकर 3। तो इसी तरह वो आपके शार्टेस्ट पूछ सकता है, शार्टेस्ट कौन सा है, शार्टेस्ट है मेंस्ट्रुअल फेज। यूट्रस की मैक्सिमम थिकनिंग कब होती है, सेक्रेटरी फेज के दौरान। तो इस तरह आपको चीज़ें खुद याद करनी है। वो आपसे ये पूछ सकता है कि व्हेन द कार्पस ल्यूटियम्स हैव बीन फॉर्म्ड, व्हेन ड्यूरिंग मिनिमम थिकनेस या मैक्सिमम थिकनेस। तो ये मैक्सिमम थिकनेस के दौरान कार्पस ल्यूटियम बन चुके होते हैं। अब ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख के आपको BCU MCQs पूछ सकता है वो। अब ये देखें, वो आपसे पूछ रहा है कितने सल्फर एटम हैं। सल्फर एटम 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर एटम्स। कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड हैं, 1 1 2 3 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। कितनी कांस्टेंट चेन्स हैं, एक ये कांस्टेंट चेन, एक ये, एक ये, एक ये, 4 कांस्टेंट चेन्स। कितनी वेरिएबल चेन्स हैं, 1 2 3 4 वेरिएबल चेन्स। इसके अलावा वो आपसे पूछेगा कि एंटीजन बाइंडिंग साइट वेरिएबल के साथ अटैच होती है या कांस्टेंट के साथ। तो वेरिएबल आपने याद रखना है। ये देखें बाइंडिंग साइट। वो पूछेगा कि वेरिएबल कौन सी, वेरिएबल हैवी चेन की या लाइट चेन की। तो आप देख सकते हैं कि वेरिएबल दोनों की, हैवी चेन और लाइट चेन दोनों के वेरिएबल के साथ एंटीजन बाइंड कर सकता है। ये तो हो गया। अब ये देखें, ये हार्मोन्स के चैप्टर से आपको प्रोटीन्स, इंसुलिन और ग्लूकागॉन प्रोटीन होती है, वो आपसे इस तरह नहीं पूछेगा। वो आपसे पूछेगा कि बीटा सेल्स क्या रिलीज करते हैं, प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड्स, या पॉलीपेप्टाइड्स। तो आपने लिखना है प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन्स, इंसुलिन प्रोटीन है, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज इंसुलिन सेक्रीट करते हैं। ये देखें मोनो थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन कौन, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन। ये एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज करते हैं, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है। आपसे पूछेगा कि एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या कौन से हार्मोन रिलीज करता है, तो वो
वो क्या होगा, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। एंटी डायूरेटिक और वैसोप्रेसिन कौन से हैं, सॉरी, एंटी डायूरेटिक और वैसोप्रेसिन कौन से हैं, वो पॉलीपेप्टाइड्स हैं। ये आपको अच्छी तरह याद करना है। स्टीराइड्स, ये देखें स्टीराइड्स लिपिड्स की क्लासिफिकेशन है। स्टीराइड्स की फॉर्मेशन में कौन सा ऑर्गेनेली हेल्प करती है, एसईआर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वो लिपिड मेटाबॉलिज्म करती है, लिपिड मेटाबॉलिज्म। पॉलीपेप्टाइड्स, वो आपसे पूछेगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन में कौन सी ऑर्गेनेली हेल्पफुल है, वो आरईआर, उस पर राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम पॉलीपेप्टाइड बनाने में मदद करते हैं। प्रोटीन्स भी आरईआर। गोल्जी अपरेटस का तो रोल है ही है, वो हम मानते हैं, लेकिन मेनली कौन सी ऑर्गेनेली होती है, वो होती है आरईआर। इस तरह हाइपोथैलेमस में वो आपसे पूछ सकता है कि हाइपोथैलेमस में कौन सी ऑर्गेनेली ज़्यादा एक्टिव होती है, तो वो आरईआर ज़्यादा एक्टिव होगी, क्योंकि उसने पॉलीपेप्टाइड, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन रिलीज़ करने होते हैं। ये मैंने आपको ये सारे एमसीक्यूज करवा दिए, ये सारे करवा दिए। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखें, सबसे ज़रूरी बात जो आपसे मैं करना चाहता हूँ वो ये है, सबसे ज़रूरी बात, आपने ग्लॉसरी को छोड़ना नहीं है। ग्लॉसरी में ऐसी टर्म्स लिखी होती हैं जो वो ऑप्शन में दे देता है या एमसीक्यूज में डाल देता है। जैसे सर्टोलाई सेल्स बुक में देखेंगे तो स्पर्मेटोब्लास्ट का लफ्ज़ कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये ग्लॉसरी में मिलेगा। तो ग्लॉसरी को आपने तलाश करना है कि कोई ऐसा लफ्ज़ तो नहीं जो हमने बुक में नहीं पढ़ा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये देखें, ये इसने दिया हुआ कि प्रोटीन्स आर बेडेड एंड प्रोट्रूडिंग एट नॉर्मल बायोलॉजिकल टेम्परेचर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट्स लाइक अ थिन लेयर ऑफ फ्लूइड क्रॉस विच प्रोटीन्स मूव फ्रीली। वो आपसे पूछ सकता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक कौन मूव फ्रीली करते हैं, वो फास्फोलिपिड मूव फ्रीली करते हैं या प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स का आंसर होगा। तो आपने ग्लॉसरी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है ऐसी टर्म्स तलाश करने के लिए जो रीडिंग में मौजूद नहीं है। अब ये मैंने जेनेटिक्स के चैप्टर से उठाया है। अब ये देखें शार्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। Some people can roll their tongue into distinct U shape when they extend it out of their mouth। ये तो फजूल लाइन है। They are called rollers, ये भी फजूल लाइन है। इससे याद क्या करना है, मैं वो अंडरलाइन करूँगा। Disability is due to single dominant gene। वो आपसे पूछेगा कि rolling is due to single dominant gene। Discontinuous variation है ये। दूसरी बात, सिंपल मेंडेलियन फैशन में ये इनहेरिट होती है। इसमें 3 बातें याद रखनी है। चौथी बात भी कर लें, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाती है। रोलिंग के लिए आपने 4 चीज़ें याद रखनी है। सिंगल डोमिनेंट जीन, दूसरी बात मेंडेलियन फैशन में इनहेरिट होती है, और तीसरी बात कि ये डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है। इस तरह आपने ये चीज़ याद रखनी है। बस ये 2-3 लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी लाइन आप काट देंगे। अब ये लिंकेज ग्रुप भी मैंने वहीं से टॉपिक से उठाया है। ये देखें, ये लाइन फजूल है, ये मैं काट दूंगा। करेक्टर्स कंट्रोल बाय 1000 जीन्स बट नंबर ऑफ लिमिटेड देयरफॉर ईच क्रोमोसोम मस्ट कैरी। ये सारी लाइन मैं काट दूंगा। जीन लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम लिंक टू ईच अदर स्टेइंग। ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको वैसे ही जेन में बैठ जाएगी। सॉरी,
इसमें से याद क्या करना है वो आप देखें। इसमें एक्स क्रोमोसोम पर कौन से लिंकेज होते हैं वो बताया गया है, और क्रोमोसोम नंबर 11 पर कौन से लिंकेज होते हैं वो बताया गया है। ये देखें, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, गाउट, ये एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं इनका लिंकेज, और क्रोमोसोम 11 पर सेलेनीमिया, ल्यूकेमिया, एल्बिनिज्म क्रोमोसोम नंबर 11 पर लिंकेज बनाते हैं। अब इसमें एक और मज़ेदार बात है कंसेप्ट वाली, वो ये है कि लिंकेज ग्रुप उतने ही होंगे जितने पेयर्स होंगे। ह्यूमन में 23 पेयर होते हैं तो 23 लिंकेज ग्रुप्स होंगे। पी प्लांट में 7 पेयर्स होते हैं तो 7 लिंकेज ग्रुप्स होंगे। अगर आप पूछें ड्रासोफिला में 4 पेयर्स होते हैं तो 4 लिंकेज ग्रुप्स होंगे। अगर वो आपसे पूछ ले ओनियन में तो ओनियन में 8 पेयर्स होते हैं तो 8 ही लिंकेज ग्रुप्स होंगे। अगर वो आपसे पूछ ले चिंपैंजी के बारे में, चिंपैंजी में कौन से होते हैं, चिंपैंजी में कितने होते हैं, चिंपैंजी में 48 क्रोमोसोम मतलब 24 पेयर्स, 24 पेयर्स मतलब 24 लिंकेज ग्रुप्स। तो इसी तरह आपने एक लाइन को पढ़ना है और उसके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट आपके जहन में आ रहे हैं आपने उनको नोट डाउन कर लेना है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो अपने टीचर से पूछें या कमेंट्स में आप बताएं कि क्या कन्फ्यूजन है, शार्ट नोट्स बनाने में मुश्किल पेश आ रही है या किसी भी चीज़ में मुश्किल पेश आ रही है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भला हो सके। खुदा हाफिज़।